औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। अली बख्श कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा का एक हिस्सा। अली बख्श इल्लामा इकबाल के देरीना मुलाजिम थे। उनके हवाले से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कुदरतुल्लाह शहाब की इस तहरीर के हवाले से शहाबनामा का तारुफ कराना, इल्लामा इकबाल की निजी ज़ाती घरेलू ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं से वाक़फ़ियत दिलाना, तलबा को एक उम्दा अदबी तहरीर की खूबियों से आशना करना, तलबा को सिन्फ़ अदब ख़ुद नविश्त से आगाह करना और उन पर इसकी खूबियाँ वाज़े करना। हम जैसे जैसे ये सबक पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें वाज़े होती जाएंगी और मश्क शुरू करने से पहले तफसीलन इन पर बात होगी। ये है जनाब कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा। उनका कहना है कि 9 जून 1938 से मैंने बाकायदा एक डायरी रखने की बुनियाद डाली। ये रवायती रोज़नामे की सूरत में ना थी, बल्कि मैंने अपने एक ख़ुद साख्ता शॉर्ट हैंड मुख्तसर नवीसी में हर उस वाक़े या अहवाल को नोट करना शुरू कर दिया जो मेरे नज़दीक किसी ख़ास असर या अहमियत के हामिल थे। रफ्ता रफ्ता ये मेरी आदत सानिया बन गई। अली बख्श के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। मरकज़ी ख़याल लिखिए, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। मरकज़ी ख़याल ये है कि ये तहरीर कुदरतुल्लाह शहाब की एक याददाश्त ख़ुद नवीस रोज़नामे का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनसे ताल्लुक़ कुर्बत रखने वाली हर चीज़ हमारे दिल के तारों को झंझोड़ देती है और हमें उसी तरह प्यारी लगती है कि हम उसकी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इकबाल तो कौमी हीरो हैं, कौमी शायर हैं, उम्मत मुस्लिमा का साज़ा हैं, अवामी शायर हैं, कौमी शायर हैं, दिलों में उतर जाती है उनकी शायरी। उम्मत मुस्लिमा का सासा हैं। आज अगर हम उनके मुलाजिम के काम आ जाएं तो इसमें हमारी खुशी है, क्योंकि अली बख्श को वो सोहबत वो साथ मिला है जो हमारा इफ्तिखार है। जो कौमें अपने उलमा सालिहीन सदीक़ीन की कुर्बानियों की कदर नहीं करती वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। इकबाल हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं और अली बख्श उनसे ताल्लुक़ की वजह से हमारे लिए मोहतरम है। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम तूने वो गंज हाय गरा माया क्या किए। सबक का आगाज़ करते हैं। आपकी किताब का पेज नंबर 88 है, आप यहाँ से पढ़िए। ये जो 3 आ रहे हैं, नंबर 1 ख्वाजा अब्दुल रहीम, इनके बारे में बताया गया है कि ख्वाजा अब्दुल रहीम लाहौर के मारूफ बैरिस्टर थे, कानूनदान थे। इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में कभी कभी उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। दूसरा नंबर आ रहा है अली बख्श। अली बख्श हाशिए में देखिए, तकरीबन 40 साल इल्लामा इकबाल के नहायत वफ़ादार खिदमत गुजार रहे। शादी के कुछ अरसे बाद उनकी बीवी फौत हो गई थी, तो उन्होंने फिर शादी नहीं की और इकबाल के घर इकबाल की खिदमत करते रहे। तीसरा आ रहा है नंबर 3 पर जावेद मंजिल। हाशिए में देखिए, जावेद मंजिल लाहौर में इल्लामा इकबाल रोड पर वाक़ है। ये इल्लामा इकबाल की क़यामगाह थी, जिसे अब इकबाल म्यूज़ियम बना दिया गया है और ये महकमा आसार कदीमा की तहवील में है। स्टूडेंट्स, आप अली बख्श का मुताला यहाँ से करेंगे और मैं आपको कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा से ये पढ़ाऊँगी। अपनी किताब के पेज नंबर 88 से आप शुरू कीजिए। मैं आप पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ आप पढ़ें। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहिब से मुलाकात हो गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि इल्लामा इकबाल के देरीना पुराने और वफ़ादार ख़ास मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमत के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की है। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे कब्ज़ा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ शरीर लोग उस पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, झंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद
नहीं कर सकते। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही उसे अपनी मोटर कार में झंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह उसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फ़ौरन तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, सोचिए तो सही, ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा, यानी इधर उधर फिरूंगा, धक्के खाऊंगा। कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी जहन्नुम में जाए। लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया है, यानी अल्लामा इकबाल के मरने के बाद ज़मीन और जायदाद के झगड़ों में पड़ गया है। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए झंग चलने पर आमादा हो जाता है, राज़ी हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन उसके दिल में ये सबसे बड़ा वहम है कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर उसका सर खपाऊंगा, उसे परेशान करूंगा। लेकिन मैंने भी अज़्म कर रखा है, इरादा कर रखा है कि मैं ख़ुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक जुज़ है, हिस्सा है और 40 साल का साथ है, तो ये जौहर, ये कीमती हुनर, ये कीमती मोती जो है ख़ुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर होके रहेगा। इश्क, मोहब्बत और खुशबू नहीं छुपती, ज़ाहिर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अली बख्श जो है, अगर इतने अरसे उसने उनका वफ़ादार रहा है तो अली बख्श ख़ुद उनके बारे में बात करेगा। मेरी ये तवक्को, मेरी ये बात, मेरी ये सोच पूरी हो जाती है और थोड़ी सी मेरी तवक्को पूरी होती है, मेरी बात पूरी होती है और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूँ घूरने लगता है कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता। आखिर उससे रहा ना गया और एक सिनेमा के सामने भीड़ भाड़ रश देखकर वो बुड़बुड़ाने लगा, मुँह ही मुँह में बोलने लगा, मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नज़र नहीं आता, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। मस्जिदें रह गईं, नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे। एक जगह मैं पान ख़रीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता फ़ौरन कह उठता है, डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। फिर शायद मेरी दिलजोई, मेरा दिल रखने के लिए मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, हुक्का खूब पीते थे, अपना अपना शौक़ है, पान का हो या हुक्के का। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे, अकीदतमंद थे, चाहने वाले थे, दोस्त थे, इज़्ज़त और एहतराम देते थे। उन्होंने दावत दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। आमों का भी बड़ा शौक़ था। वफ़ात से कोई 6 साल पहले जब उनका गला पहली बार बैठा, गले की ख़राबी से खाना पीना उनका कम हो गया था। गला उनका पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया था। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। वो इकबाल के हवाले से ज़िंदा है, उसकी सोचों में, उसकी महवियत में वो एक यादों के समंदर में डूबा हुआ है और लहरों की मानिंद रवां अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है। वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है। इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं, बल्कि एक नशे की कैफियत है, जज्ब, मोहब्बत, चाहत। जब तक अली बख्श का यह नशा पूरा नहीं होता, गालिबन उसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। साहब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया है, जब उनका सांस निकला है, मैं उनके बिल्कुल करीब था। सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट सॉल्ट पिलाया। बदहज़मी होगी, उन्होंने उन्हें फ्रूट सॉल्ट दिया जैसे इनो वगैरह होते हैं हाजमी के लिए, ताकि बदहज़मी ना हो, और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐन बिल्कुल ठीक 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज़ तेज़ नीली नीली सी चमक आई और ज़बान से अल्लाह ही अल्लाह निकला।
मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, हिलाने लगा, झटके देने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। उनका दम निकल गया था, सांस निकल गया था। मादी जिस्म से रूह परवास कर गई थी। कुछ अर्सा खामोशी तारी रहती है। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं भी उससे एक सवाल कर ही बैठता हूँ। हाजी साहब, क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंसकर टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अकल। मैं नहीं मानता। मैंने इसरार किया, आपको ज़रूर कुछ याद होगा। कभी ए हकीकत मुंतजिर वाला कुछ कुछ याद है। डॉक्टर साहब इसको खुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आम तौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे। रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव खामोशी से आहिस्तगी से उठते थे और वज़ू करके जा नमाज पे जा बैठते थे। ये तहज्जुद का टाइम है। नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाना, अल्लाह से लौ लगाना। कहते हैं कि सजदे की हालत में अल्लाह बहुत करीब होता है। आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, इताअत। 2-2:30 बजे वो उठते थे, वज़ू करके जा नमाज पे बैठ जाते थे और देर तक सजदा, लंबा सजदा करते थे। फारिग होकर बिस्तर पे आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके लाकर रखता था। कभी 1 कभी 2 कश लगाते, पीते, हुक्का पीते। कभी आंख लग जाती, कभी नींद आ जाती। बस सुबह तक इसी तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो गालिबन हिजाब में शर्म में आकर उसे कबूल नहीं करता। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी। कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे, अली बख्श को। उन्होंने मुझे हिदायत कर रखी थी, ताकीद कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद अगरचा मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात, इस कैफियत और हालत के बारे में मज़ीद कुछ इस्तफसार करूं, पूछूं, लेकिन मैं उसके ज़हनी रब्त, उसकी सोचों के रवानी के, उसकी सोचों के तसलसल को, जो कि लहरों की मानिंद आ रही थी, मैं तोड़ने से डरता हूँ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, हालांकि उनका दिल चाह रहा था कि वो सवाल करें कि क्या होता था, लेकिन उन्होंने उसके ज़हनी रब्त को, ख़यालात के सिलसिलों को नहीं तोड़ा। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, सीधे साधे। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मैं भी बड़ी किफ़ायत से, बचत से काम लेता था। उनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान मैं कई स्टेशन भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। ख्वामखा ऐसे ही बिला वजह ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टंटने को देख लीजिए, अब इस मुरब्बे के मसले को देख लीजिए, इस फितने को देख लीजिए। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आओ भगत करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वो सब लोग मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं। बड़े इखलाक से, मोहब्बत से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। यानी मेरे ताल्लुक़ से जो है, मेरा ताल्लुक़ इकबाल से, और इकबाल की वजह से लोग मुझे इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। ये अली बख्श बता रहे हैं कि मेरी सारी इज़्ज़त जो है वो डॉक्टर साहब की वजह से है, उनकी बरकत से है, उनसे ताल्लुक़ की वजह से है, उनकी मोहब्बत की वजह से, उनके साथ की वजह से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में, मुरब्बे को ज़मीन की कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश में मेरे सर पर कुछ कर्ज़ा भी चढ़ गया है। मैं मकरूज़ भी हो गया हूँ, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूँ? जावेद का नुकसान होता है, इल्लामा इकबाल के बेटे का नुकसान होता है। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए विलायत से लाहौर आएगा। इंग्लैंड से वो लाहौर आएंगे। जब वो छोटा सा था हर वक्त मेरे साथ साथ रहता था। यानी बचपन में उनकी परवरिश, जावेद की परवरिश
جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ یہاں ذرا اپنی کتاب کا حاشیہ دیکھتے چلیں۔ علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ، جسے علامہ اقبال پیار سے بانو کہا کرتے تھے، منیرہ میاں صلاح الدین سے بیاہی گئیں، شادی ہوئی، جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ دوسرا ابھی یہاں پر آئے گا نمبر 2 پہ جرمن لیڈی، اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے، یہاں پر آئے گا کہ مراد ہے ڈورس احمد۔ جرمن لیڈی سے مراد ہے ڈورس احمد، جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں 2 سالوں میں علامہ اقبال کے بچوں کی اتالیق استاد اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہیں، قیام کیا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھیں۔ جاوید بچپن میں علی بخش کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے کرم سے بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی، جس کو علامہ اقبال بانو کہا کرتے تھے، بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے، کیونکہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، بچے چھوٹے تھے، ان کو نگران چاہیے تھا۔ انہوں نے اشتہار دیا، بے شمار بہت جواب آئے۔ ایک بی بی نے، ایک خاتون نے تو یہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے، گھبرائے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا۔ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ جرمن لیڈی کا ابھی آپ کو وہاں بتایا گیا ہے، ان کا نام تھا ڈورس احمد، جو حیات اقبال کے آخری 2 سالوں میں علامہ اقبال کے بچوں کی اتالیق استاد اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں آئیں، مقیم رہیں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وہ ایک پروفیسر کی سالی تھیں۔ علی بخش کا تخیل، سوچ بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ وہ ماضی کی طرف جا رہا ہے، پچھلے دور کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی سوچوں میں وہ سب چیزیں جو ہیں، وہ سب چیزیں آ رہی ہیں جو کہ اس کا ماضی اقبال کے ساتھ رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اپنے گھر، اپنے پاس۔ دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپرد کر دیتا ہوں، تاکہ وہ علی بخش کے معاملے میں کوئی کارروائی کر سکیں اور اس کا مسئلہ حل ہو سکے۔ کپتان مہابت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تابوت وہ باکس ہوتا ہے جس میں ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے۔ وہ احتراماً یادوں کا ایک ذخیرہ ہے، یادوں کی ایک کتاب ہے جو اقبال کے حوالے سے ہیں۔ وہ ان کو احتراماً چھوتا ہے بزرگ ہونے کے ناطے، اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، محبت کا اظہار، اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس آئے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ یعنی اقبال کے حوالے سے علی بخش بھی قومی اثاثہ ہے، اور اس کا یہ جائز حق بنتا ہے جو اس کو ہمیں دلانا ہے۔ میں یعنی کپتان مہابت خان پوری کوشش کرے گا کہ وہ علی بخش کی زمین سے شرپسندوں کا قبضہ چھڑا دے۔ یہاں آپ کا سبق ختم ہوتا ہے۔ علی بخش کے حوالے سے شہاب نامہ میں جو کچھ لکھا گیا وہ میں نے آپ کو شہاب نامہ سے پڑھ کے سنایا اور آپ نے اپنی کتاب سے پڑھا۔ یہاں پر شہاب نامہ کا یہ حصہ مکمل ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی تحریر، جو کہ اعلیٰ عہدوں کے درمیان ایک عہد ساز شخصیت رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب اس کی بہت توجہ سے ریڈنگ کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، سمجھ کر، لکھ کر
کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ کام کرنے کے دوران، امتحان کے دوران نہ آئے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔